नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं दिलीप पटेल जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे किसानों की समस्याओं के विषय में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किसान आज क्यों परेशान है, किसान की हालत किस प्रकार सुधारी जा सकती है। साथ ही साथ इनकी यूनियन, इनका संगठन किस प्रकार कार्य करता है, इनसे आज हम बात करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में भारतीय किसान कहीं ना कहीं इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। क्या कारण है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है? क्यों उनको इस तरीके की अपनी ज़िंदगी को देना पड़ रहा है? क्या है कारण है इसका? सबसे पहले तो हम किसानों की यदि बात करें तो किसान आज इसलिए परेशान है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहले बड़े बड़े किसान थे उनकी ज़मीनें उनके पुत्रों के बीच में बँट रही हैं, पुत्र के और पुत्र हो रहे हैं, तो ऐसे ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बँट रही हैं। और दूसरी बात, आपने यदि हम स्पेशली दमोह ज़िले की बात करें तो यहाँ पर कोई विशेष उद्योग और रोज़गार के साधन नहीं हैं, तो किसान मतलब रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए किसान परेशान है। और दूसरी बात यह है कि किसान को ना तो फसल के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं, इसलिए भी किसान परेशान है। आपने किसानों के मूल्यों की बात की, फसलों के मूल्यों की बात की, तो क्या कारण है कि किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है फसलों का, और किस कारण से किसानों के उचित मूल्य के लिए आज भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है? फसलों के मूल्य की यदि हम बात करें तो पूरे देश में एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिर्फ 6%, मात्र 6% किसानों को ही लाभ मिलता है। उसके बाद जो अन्य रेस्ट ऑफ किसान रहते हैं 94%, उनका मूल्य का निर्धारण होता है डिमांड एंड सप्लाई पर। तो डिमांड एंड सप्लाई यह ऐसे होती है कि जब किसी चीज़ की कमी होगी या उस हिसाब से फसल का दाम वो होगा। तो जैसे अभी वर्तमान में चना की कीमत वही 4,000 रुपये है बाहर सरकारी मंडी में, तो ये चना का मूल्य जैसे 4,000 रुपये, तो हम इसको देखें कि पहले जब 10 साल पहले भी इसका मूल्य 3,500 4,000 रुपये होता था, आज भी इसका मूल्य 4,000 रुपये अटका हुआ है। तो ये आप ये देखिए कि पहले जो 10 साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की आती थी, आज उस 10 रुपये का कोई मूल्य नहीं रह गया है। तो किसान वास्तव में इसी चीज़ से परेशान है कि उसकी जब तक फसल का दाम अच्छा नहीं मिलेगा तो किसान महंगाई के इस बढ़ते क्रम में वो सुखी नहीं रह पाएगा, और यही कारण है कि वो वर्तमान में पीछे होता जा रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन किसानों की फसलों का मूल्य नहीं बढ़ रहा है। फसलों का मूल्य कहीं ना कहीं वहीं पर है जो आज से 10 वर्ष पूर्व भी था। अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को अपनी फसल विक्रय के समय काफ़ी परेशान होना पड़ता है, मंडियों में विक्रय के समय काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा क्या कारण है? उन्हें किस प्रकार इससे ठीक किया जा सकता है कि किसानों को इस समस्या से निकाला जा सकता है? पहली बात तो जैसा नियम और आदेश ऊपर से आते हैं वैसे इधर ज़मीन पर होते नहीं हैं। आदेश उधर से आता है कि आपको 6 से 7 रुपए बोरी के हिसाब से पैसे लेना है, इधर किसान से 9 से 10 रुपए बोरी के हिसाब से पैसे लिया जाता है। उसके बाद झराई का पैसा अलग से किसान से लिया जा रहा है। उसके बाद आप पेमेंट लेने जाओगे तो मुद्दत काटी जाती है, जबकि ये नियम में नहीं है। तो किसान तो मंडी में जाते ही साथ इतना परेशान हो जाता है, इन सब चीज़ों से पीड़ित ही रहता है। तो मंडी में बहुत सारी समस्याएं हैं, और मंडी जो कर्मचारी रहते हैं उनको सब पता है। हमने कई बार खुद शिकायत की है, मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि आप मंडी के अधिकारी हैं तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि हमारे की किसान यूनियन का अध्यक्ष आपको हर बार फ़ोन करके बोले कि इसकी मुद्दत कट रही है तो आप इसके पैसे वापस करवाओ। यह जवाबदारी मेरी नहीं है। यदि आप मंडी सचिव हैं, अधिकारी हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, लाखों रुपए आपको महीने का मिल रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी किसान के पास ऐसा ना हो, पैसा ना काटा जाए। मगर होता क्या है कि सबका मिली भगत है, तो सब चल रहा है। कई बार लिखित में शिकायत की, जन सुनवाई में भी शिकायत की, सब जगह शिकायत की, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। 10-15 दिन बाद वही सिस्टम चालू हो जाता है और किसान वहाँ का वहाँ परेशान रहता है।
तो किसानों को, जैसे कि आपने मंडी में परेशानी की बात की, तो मंडी में एक दृश्य और काफ़ी देखने को मिलता है कि किसानों को 3 दिन से लेकर 7 दिन तक अपनी ट्रॉली के साथ वहीं पर सोना पड़ता है, वहीं रुकना पड़ता है। वो चाहे गर्मी का समय हो, बरसात का समय हो या ठंड का समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसान को बाहर सोना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या कारण है कि किसानों को 7-7 दिन तक मंडी में इंतज़ार करना पड़ता है? जैसे कोई योजना आती है तो उसकी पहले आप प्री प्लानिंग कीजिए कि इतने किसान हमारे पास हैं, इनका हमें माल ख़रीदना है। अब होता क्या है कि मैसेज भेज रहे हैं तो एकदम से इतने सारे मैसेज भेज देते हैं कि सारे मैसेज चले जाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि पैसे दे के मैसेज भिजवा देते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि बिना मैसेज के भी पहुंच जाते हैं, उधर पैसे दे दिए तो ट्राली चल जाती है। तो उसमें नुकसान उन लोगों का होता है जो सीधे साधे रहते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। और मैसेज को क्रमशः भेजिए। यदि आप पहले 100 मैसेज को भेजिए, 100 किसान आ जाएंगे, जब 10 रेस्ट बचेंगे तब आप 100 और भेज दीजिए। मगर ऐसा अभी गेहूं की खरीदी में ऐसा देखने को मिला है कि एकदम से मैसेज जा रहे हैं, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी है, आपने खुद देखा होगा। अब ना उधर कोई प्लानिंग है, ना कंट्रोलिंग है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, जबकि सरकार की ओर से सारा पैसा आता है, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं रहता। ट्रैक्टर किसानों की चोरी भी उधर हुई है बहुत सारे अनाज की। और एक चीज़ और उधर देखने को मिली है कि यहाँ से यदि हम प्राइवेट कांटे से यदि तौल करवा के ले जाएं ट्राली की, और उधर के कांटे में 50 किलो या 1 क्विंटल या 2 क्विंटल तक का फ़र्क आया है। ये बहुत सारे किसानों ने ऐसा इधर मध्य प्रदेश में सभी जगह देखने को मिला है। तो अब एक और चीज़ नई देखने को मिली जिसको हाईलाइट हमारे समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने भी किया था कि किसानों की जो फसल खरीदी हुई है, उसको खरीदी को जितने आंकड़े में खरीदी की गई है, उतने आंकड़े में जो सोसाइटियां हैं उन्होंने उतने आंकड़े में दर्शाई नहीं है, या फिर कहें कि उस आंकड़े को दर्शाया नहीं है। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उस आंकड़े की फसल को उन्होंने कोरोना संकट के दौर में परेशान लोगों के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या सोचते हैं आपकी, क्या फसल की इस बार कैसी स्थिति रही है? फसल की स्थिति तो ऐसी रही है कि कुछ टाइम तक तो सही चलता रहा, मगर जैसे ही बीच में वो पानी गिरा तो शासन की पूरी पोल खुल गई थी। हज़ारों क्विंटल अनाज गीला हो गया था। मेरा खुद अनाज गीला हो गया था, तो उधर से नेफेड वालों ने चना लेने को ही मना कर दिया था। ये बताइए, आपके समिति के अंदर यदि मेरा चना आ गया है, बाउंड्री के अंदर हो गया है, चना पास भी हो गया, तुल भी गया, उसके बाद यदि चना गीला होता है, उसके बाद आप लेने से इनकार कर रहे, ये गलत बात है। तो फिर हाईवे जाम हुआ था, विधायक जी भी आए थे, सब आए थे, नेता लोग, पूरे किसान इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे उनने पैसे मतलब चना लिया, स्वीकार किया। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि जैसे जब भी तुलाई आती है, किसानों को परेशान किया जाता है, बिना सर्वेयर को पैसे दिए हुए चना पास ही नहीं होगा। तो पैसे दो, हर ट्राली पे 1000 2000, फिर वो आपका चना पास होगा। ये सिस्टम हर साल का है, 1 साल का नहीं है। तो अब आपने जो किसानों की समस्याओं के बारे में बात की, तो किसानों को किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है, किसानों की स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या योजना है कि किस प्रकार किसानों के जीवन में या फिर उनके कार्य कौशल में कैसे सुधार लाया जा सकता है? किसानों को यदि सुखी रहना है और खुद का विकास यदि चाहना है, किसान यदि आप हैं तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। आप देख रहे हैं कि पार्टी पिछले 70 साल से दोनों पार्टियों ने राज किया है। तो हमारा यह प्रश्न है पार्टियों से, तो आपने अभी तक हमें लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया? हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों, हमारे बच्चे क्यों सेंट्रल स्कूल या बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, कई गांव हैं, हमारा तो लगभग प्रदेश में सभी जगह आना जाना होता है। एक गांव में मुश्किल से मुश्किल 1-2 4 व्हीलर रहती है, जब कोई बड़ी 4 व्हीलर आ जाती है तो आ जाते हैं बच्चे। क्यों सब किसानों के पास क्यों नहीं है 4 व्हीलर? क्यों मतलब ऐसा दूरी बन गई है एक बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच में? क्यों समाज में शोषण हो रहा है? क्यों हमारा किसान यदि बैंक में जाता हो तो उसको बाहर बिठा देते हैं? क्यों यदि स्कूल में, बड़े स्कूल में जाता है तो किसान को बाहर बिठा दिया जाता है? तो ये हमारा यही उद्देश्य है कि किसान को समान अधिकार मिलना चाहिए। यदि शहर में मकान लेने किसान जाता है तो उससे पूछ लिया जाता है कि आप सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, हम नौकरी वालों को देंगे, किसानों को नहीं देंगे। ये अंतर हमें ख़त्म करना है। और किसान वास्तव में यदि यह चाहता है कि हमें खुद की लड़ाई लड़ना है, तो आप पार्टियों से दूर रहें, अपना एक संगठन तैयार करें,
कम से कम खुद के हक के लिए लड़ाई लड़ें। आपको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, मंडी में आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, आपका कोई संगठन नहीं है, तो कैसे हम एक हो पाएंगे। अब आपने जो संगठन की बात की, तो आपका जो यूनियन है, आपका संगठन है, ये इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि ये कब से चल रहा है और इसके क्या उद्देश्य हैं। मेरा संगठन भारतीय किसान यूनियन एक राष्ट्रीय और एक सक्रिय संगठन है। हर वर्ष 2 अधिवेशन, एक हरिद्वार में और इलाहाबाद में 6-6 माह में किए जाते हैं। यह अधिवेशन का उद्देश्य यह होता है कि किसानों में या किसी पदाधिकारियों में किसी प्रकार की समस्या है, मनमुटाव है, तो उसका समाधान के लिए बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं। और हर वर्ष एक विशाल आंदोलन, उग्र आंदोलन हमारे संगठन के लिए ही हमारा संगठन फेमस है। पिछले साल भी दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जो राष्ट्रीय लेवल की मांगों को लेकर किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि किसी गांव में बैठा हुआ किसान यदि उसमें शामिल नहीं हुआ तो उसको लाभ नहीं होगा। हमारे संगठन के सदस्य पदाधिकारी निरंतर इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मांगें जो रहती हैं, राष्ट्रीय मांगें रहती हैं, जैसे स्वामीनाथन आयोग हो गया, फसल का लाभकारी मूल्य हो गया। यदि हम लोग फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने में यदि सफल हो जाते हैं तो उसका आप ये समझिए कि उसका लाभ दमोह जिले के छोटे से गांव में बैठे हुए किसान को भी मिलेगा, भले वो दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो हमारा संगठन वही संगठन है जो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ता है। कई लोग इसमें शहीद भी हो गए हैं और कभी संगठन पीछे नहीं उठा है। भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें हम 1978 से संगठन काम कर रहा है। आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि आपका जो यूनियन है, आपका जो संगठन है जो काम कर रहा है, क्या ये संगठन कभी राजनीति की ओर भी अग्रसर होगा? किसी चुनावी धरातल पर भी देखा जा सकता है क्या? अब करीब 40-42 साल से हमारा संगठन काम कर रहा है और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक गैर राजनीतिक ही उसका नाम है। तो अभी तक तो राजनीति की ओर हमारा संगठन कभी मुड़ा नहीं है और आगे हमारी कोई मंशा तो नहीं है कि हम लोग राजनीति की ओर जाएंगे। बाकी जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनसे हम लोग का कोई समस्या आती है तो उस लिए भले जाते हैं कि भाई खरीदी हो रही है, उसमें कोई समस्या आ रही तो आप विधायक हैं यहाँ के, तो आपका पहला वो है कर्तव्य कि आप उसको करवा दीजिए। इस वजह से भले जाते हैं। बाकी हमारा संगठन गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक ही रहेगा। और दिलीप पटेल जी राजनीति की ओर अग्रसर हो सकते हैं क्या? मेरा तो राजनीति की ओर जाने का शुरू से नहीं रहा है। पहले हम किसान एकता संघ में काम करते थे, 2 साल उसमें काम किया, फिर 2-3 साल से इसी संगठन में हम काम कर रहे हैं। उसके पहले हम सामाजिक कार्य करते रहते थे, जैसे कहीं 15-20 साल से हम लोग देवी जी रखवाते रहे हैं, गणेश जी, होली का, मतलब समाज के धार्मिक जितने कार्यक्रम है वो हम लोग करवाते रहे। उसके बाद हम खुद किसान हैं, पिताजी किसान हैं, हमारे परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, सारे लोग संपन्न किसान हैं। तो हमारा किसानों के प्रति एक अच्छा भाव है, उनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमेशा यह लगता है कि हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पार्टी की ओर मेरा कोई रुझान नहीं है और मैं संगठन में ही काम करूंगा हमेशा। तो हमारे साथ थे दिलीप पटेल जी, राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे बीच में जाने जाते हैं, हमारे क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो आज फिर से उन्होंने किसानों की समस्याओं के विषय में बात की और किसानों को एक संदेश दिया कि आप एकता के साथ अगर खड़े होंगे तभी किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है।